वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले बच्चों हमने इसके 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ ही जो शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर 1 था वो अपलोड कर दिया है। साथ ही इसका आज आपको मॉडल पेपर 9 और शेखावटी का मॉडल पेपर 2 आज ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? तो बच्चों वो हो जाएगी उपयुक्त सभी, यानी ग्रामीण जीवन शैली पर, लोक कथाओं पर, लोक मान्यताओं पर। भेरों की पत्नी सुभागी भेरों की मार के डर से कहाँ छिप जाती है? तो बच्चों वो बगीचे में। क्षिप्रा नदी किसके पांव पखार कर पवित्र हो गई है? तो बच्चों वो हो जाएगा माँ कालेश्वर के। मानो किसी मित्र की चितांगनी है, ऐसा क्यों कहा गया है? अधिकांश लोग शांति से निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदय देख रहे थे। अगला है, बिस्कोहर की माटी पाठ में बतिया का अर्थ क्या होता है? ये हमें बताना है, यानी फल का अविकसित रूप। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मोदी रही ये दू नयान पंक्ति में विरहिणी नायिका आंख कब बंद कर लेती है? तो बच्चों यहाँ पर होगा वन प्रदेश में फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पुराने शहर की जीभ किरकिराने का आशय क्या है? ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा बच्चों सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम में लोग कुलबुलाते हैं। विवाह आमूल नवल पंक्ति में पूर्ण रूप से नया क्यों कहा गया है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा द, यानी उपयुक्त सभी। विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं, किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था। विवाह में गीत नहीं गाए गए थे। शुक्ल जी का बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा है, कैसे? ये हमें बताना है। तो यहाँ पर होगा उनके पिताजी रात को रामचरितमानस एवं रामचंद्रिका सुनाते थे। एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी के आश्रम में क्या करता था? तो यहाँ पर हो जाएगा आश्रम की प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करता था। आधुनिक भारत में नए शरणार्थी किसे कहा गया है? ये हमें बताना है। तो यहाँ पर होगा औद्योगिकरण से विस्थापित लोगों को। कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा द्वंद। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? तो बच्चों समाचार लेखन। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? यानी संवाददाता। कहानी मानव मन की किस कृतियों को शांत करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल को। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। रिक्त स्थान है 6, उनको हमें भरना है। पहला है, जिस वाक्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राता को, उस गुण को क्या कहा जाता है? यानी उसको प्रसाद कहा जाता है। अगला है, जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा दोष होता है? तो बच्चों वहां पर हो जाएगा च्युत संस्कृति। कौन सा हो जाएगा? च्युत संस्कृति दोष। अगला है, अनुस्वार युक्त वर्ण को माना जाता है, यानी गुरु माना जाता है। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक उच्चारण में कितने होते हैं बच्चों? 16 मात्राएं होती है। जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और प्रस्तुत का अर्थ बोध होता है वहां क्या हो जाएगा? समासोक्ति। क्या हो जाएगा बच्चों? समासोक्ति। अगला है, अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने का अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 थे, जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों को भरना था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर, जिसके अंदर में गद्यांश दे रखा, जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परम आवश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है। देश प्रेम के पूत भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में, देशोद्धार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। अपने देश के इतिहास का दृष्टिपात करते तो ऐसे देश भक्तों की लंबी परंपरा मिलती है, जिन्हें अपना सर्वोच्च समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि शस्त्रों देशभक्तों के नाम पर इस दृष्टि से लिए जाते हैं। अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत बच्चों जो पद्यांश है, गद्यांश है, इसका हमें क्या बताना है? उचित शीर्षक क्या है, यानी ये किसके बारे में है ये? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्वदेश प्रेम या देशभक्ति के ऊपर। अगला है, देशवासियों से स्वदेश प्रेम क्यों अपेक्षित है? यानी जो देशवासी है उनसे प्रेम की आशा क्यों की जाती है? यानी देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर बोला गया है कि देश उन्नतिशील कैसे हो सकता है, यानी देश के अंदर उन्नति किस प्रकार से हो सकती है? तो अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर होगा कि देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना होने से देश उन्नतिशील हो सकता है।
देश प्रेम के पूत भाव से मंडित व्यक्ति किसमें अपना जीवन न्यौछावर कर देता है? ऐसा व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में देशोद्धार तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन बलिदान कर देता है। देशोद्धार शब्द में कौन सी संधि है? तो बच्चों यहाँ पर गुण संधि। उपयुक्त गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये बताना है, यानी इस गद्यांश से हमें देश हितार्थ स्वरस न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर एक पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरा कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं छू मृत्यु से वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति की आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उद्धार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उद्धार से बरा कर्तार्थ भाव मानती, उसी उद्धार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उद्धार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव सो असीम भाव से भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? यानी ये जो मैं पद्यांश दे रखा था, हमें बच्चों इसका शीर्षक बताना। तो क्या हो जाएगा? मनुष्यता या मानवीय मूल्य। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो बच्चों कृतार्थ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आभार मानना। कवि ने पशु वृत्ति कैसे बनाया? स्वार्थ वृत्ति को ही पशु वृत्ति कहा गया है। मनुष्य वृत्ति वह है जो दूसरों के लिए प्राण त्याग दे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि ने इसमें सुमृत्यु का क्या तात्पर्य बताया? उसी व्यक्ति की मृत्यु सार्थक है जो परोपकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। देवी सरस्वती किसकी कथा का बखान करती है? तो जिस मनुष्य की कथा में मानवीय मूल्यों की भावनाओं का समावेश होता है, सरस्वती उसके गुणों का बखान करती है। मनुष्यता का भाव कवि में कैसा बताया? जिस मनुष्य में मनुष्यता का भाव होता है वह संपूर्ण विश्व में अखंडित भाव भरकर आत्म भाव से जीवन जीता है। प्रेम के लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। दूसरे देवदास कहानी के आधार पर उपयुक्त पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा देवदास कहानी में संध्या काल की आरती के समय संभव और पारो दोनों एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित थे, परंतु पुजारी के द्वारा कलावा बांधते समय जो आशीर्वाद दिया गया उसमें उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। फिर मनसा देवी जाने पर उन दोनों का प्रेम और मजबूत हो गया। यह सब अचानक ही और अनिश्चित स्थिति में हुआ था। धर्म का रहस्य जानने वेद शास्त्र धर्माचार्य का ही काम है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आप इससे कहाँ तक सहमत है स्पष्ट कीजिए। तो धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। इस कथन से हम सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि धर्म का उपदेशक भी तभी धर्म का उपदेश दे जब वह स्वयं धर्म का रहस्य जानता हो। इसके अतिरिक्त वह श्रोताओं को धर्म के संबंध में होने वाली जिज्ञासाओं का समाधान भी करे। वह धर्मोपदेश को चुपचाप सुन लेने से नहीं कहे, अपितु सभी को धर्म का रहस्य भी बतावे। अगला है, विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, पंक्ति का निहार्थ स्पष्ट कीजिए। चित्रकूट में सभा में भरत अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि श्री राम का मेरे प्रति जो स्नेह प्रेम और वात्सल्य है उसे विधाता भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने नीच माता के माध्यम से मेरे और स्वामी के बीच का अंतर डाल दिया है। माता के प्रति ये कहना भी आज मुझे शोभा नहीं देता है। यह दुख दग्ध न जाने तू इस पंक्ति के माध्यम से नागवती अपने स्वामी को किस बात का उलाना दे रही है? नागवती अपने विरह रूपी दुखी की बात करे कि वह विराहीन से संतप्त हो रही है, परंतु उसका प्रियतम अनजान बना हुआ है। नायिका को इस बात का दुख है कि पछतावा है कि उसका प्रियतम उसकी विरह व्यथा को अग्नि में अनदेखा कर रहा है, इसी का उलाना दे रहा है। लेखक ने विभिन्न प्रकार के फूलों की क्या क्या विशेषताएं बताई है, विस्फोकर के माटी पाठ के आधार पर बताई है। लेखक ने बताया कि गांव में सत्यानाशी के फूल का दुख आंख आने पर लगाया है। बेर का फूल ततैया के काटने पर दर्द निवारक होता है। नीम के फूल एवं पत्तियां मलेरिया के रोगी के पास रखे जाते हैं। इसी प्रकार कई फूल सुगंध बिखेरने के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक एवं दवा के काम भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पकपक नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कथन वर्तमान काल में हमारे देश में तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में जो जीवन पद्धति चल रही है उसे एक समस्या बताकर खाओ उजाड़ू स्थिति को इंगित किया है। विकसित देशों ने होड़ रखने पर जो जीवन पद्धति अपनाई जा रही है, इससे हम निरे भोगवादी बन गए। यह स्थिति हमारे लिए चिंतनीय है। प्रतीत अलंकार की परिभाषा, प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए। जिस अलंकार में उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाए उसे प्रतीक अलंकार कहते हैं। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, जैसे बहुरी विचार किने मन माही, सीप बदन सम हिमकर नाही। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एक कहानीकार को पात्रों के संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेखक का संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, वह उसके विश्वासों, आदर्शों एवं
स्थितियों के प्रति भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक को गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगता है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य 4 बिंदु है। लेखक के विचार, तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित हो। लेख लिखने के लिए विषय की पूरी जानकारी जरूरी है। किसी भी विषय पर लेख लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि सामग्री जुटानी चाहिए। लेख लिखने की शुरुआत ऐसे विषय से करनी चाहिए जिस अच्छी पकड़ और जानकारी हो जिसके बारे में। विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोत के नाम लिखिए। मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, सर्वे एवं जांच समितियों की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। विद्यामती अथवा भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय दीजिए। कवि विद्यापति मिथिला नरेश शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राज कवि और सलाहकार थे। विद्यामती द्वारा कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका अवहट भाषा में और पदावली परिष्कृत मैथिली भाषा में रची गई। इसकी पदावली उनके बाल्यकाल से मृत्यु पर्यंत रचित इनकी कविताओं का संग्रह है। भीष्म साहनी 7 वर्ष तक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक रहे। नई कहानियां पत्रिका का वर्षों तक संपादन किया। 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रीकाई देशीय संघ लेखक संघ से भी समृद्ध है। उनके नाटक, उपन्यास और बाल साहित्य की रचना की। खंड 6 है जिसके अंदर हमें 60 शब्दों में आंसर करना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। पत्थर और चट्टान शब्द में कवि का क्या अभिप्राय है? अथवा का सवाल है। बनारस कविता के आधार पर बनारस के लोगों की धार्मिक आस्था क्या है, उसकी टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है, कवि के अनुसार पत्थर और चट्टान हमारे जीवन के विकास में बंधन और बाधाओं के प्रतीक है। कवि कहता है कि लोग इनको अपने जीवन में निकाल फेंके क्योंकि बंधन और बाधाएं मनुष्य के विकास के अवरोधक है। कवि कहता है कि अगर आपको विश्वास करना है तो इन्हें तोड़ना होगा, नहीं तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें सुख दुख दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा का है, बनारस शहर काशी विश्वनाथ के कारण प्रसिद्ध है। वहीं हमारी आस्था की केंद्र गंगा माँ प्रवाहित हो रही है। इसलिए हमारी मान्यता है कि शिव और गंगा माँ मोक्षदायिनी है, दोनों वहां विद्यमान है। इसलिए इसके सानिध्य में जिसकी भी मृत्यु हो उसे उसी मोक्ष प्राप्त होता है। अतः सभी वहां जाकर मृत्यु को प्राप्त करना श्रेष्ठ कर समझते हैं। वहां मरेंगे तो सीधे मोक्ष प्राप्ति होगी, क्योंकि हम कहीं भी हो मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति के लिए वहां ही ले जाते हैं। इस प्रकार की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेर कहानी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रासंगिक प्रतीत होती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा का सवाल है, गांधी जी त्याग, शांति, अहिंसा, सादगी एवं समर्पण के पुजारी थे। गांधी, नेहरू और यासेवर अरापा संस्करण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। शेर एक प्रकृतात्मक व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर समाज में व्याप्त उस घोर राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है। कथा में व्यंग्यात्मक पक्ष रखा गया है कि आज्ञा का राजनीतिक व्यवस्था तभी और खामोश एवं समर्थक प्रतीत होती है जब उसकी आज्ञा का पालन होता है। वैसे ही विरोध के स्वर उठते हैं, वह हिंसक हो जाती है, वह खुकार होकर विरोधी स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। लेखक ने इस कक्षा के माध्यम से सत्ताधारियों, सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों एवं ढोंगियों पर प्रहार किया है। अथवा का था, लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी के स्वभाव की अनेक विशेषताएं लिखी। गांधी जी जब टहलने निकलते, आसपास के लोगों से मिलते, वहां बात करते हुए रोगियों की सेवा करते चलते थे, प्रार्थना सभा को महत्व देते थे। उनके चेहरे पर सादगी और शांति की अद्भुत चमक रहती थी। वह बहुत कम सोते तो अधिकतर समय अपना कार्य में पूर्ण करने में लगे रहते थे। अतः गांधी जी त्याग, शांति, अहिंसा, सादगी एवं समर्पण के पुजारी थे। 18 सवाल है, सूरदास। अगले में बोला गया कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उखाड़ने लगा। उपयुक्त कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। अथवा का, तीव्र गति से औद्योगिकरण से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हुआ है। कथन की पुष्टि कीजिए। तो सूरदास अपनी झोपड़ी के जलने, रुपए की पोटली चले जाने के कारण वह अकेला बैठा हुआ निराश, ग्लानि, चिंता और शोक के सागर में को खा रहा था। तभी रोते हुए मिठुआ से गीसू ने कहा, खेल में रोते हो। यह बात सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल गई। वह सोचने लगा कि जीवन भी तो एक खेल ही है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। तब अपने दुख का विजय पाने से बहुत इतना खुश हो कि जलती हुई झोपड़ी की राख भी हवा में उड़ने लगी। अथवा का सवाल है, विश्वव्यापी वातावरण में परिवर्तन के लिए तीव्र गति से औद्योगिकरण की भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करना चाहता, अर्थात अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति से दुनिया को प्रभावित करते हुए वह उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके सारा वायुमंडल दूषित हो रहा है। विषैली गैसों का प्रसार, मौसम चक्र में परिवर्तन, समुद्री सतह की वृद्धि होने से धरती का जीवन संकट में पड़ गया है। यह चिंतनीय विषय है। अगला है बच्चों, हमारे 3 जो हमें बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं निबंधात्मक, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया है।
पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलो पढ़ लेते हैं। समधिया हट डटकर खाता है और अफर का सोता है, किंतु हरगोबिंद को नींद नहीं आ रही है, उसने क्यों कहा? क्या कहा? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को अपनी बहरिया का सही समाज सुना देगा। अक्सर अक्सर माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए यह इतनी सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा कि भाभी के बच्चे जूठन खाकर वहां एक कोने में पड़े रहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश फणीश्वर नाथ रेणु की समधिया कहानी से उद्भूत है। समधिया को भोजन परोसा गया तो उसे बथुआ साग खाती हुई बड़ी बहुरिया का ध्यान आया, वह उसने खाना नहीं खाया। उसी प्रसंग में यहाँ हरगोबिंद की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अन्य अवसरों पर समधिया डटकर खाता है था और अब पेट भरने पर चिंतित होकर सोता था, किंतु इस बार उसने कुछ नहीं खाया और वह रात में सो नहीं सका। उसके मन में कचोट थी कि वह अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। वह बड़ी बहुरिया का संवाद पहुंचाने आया था, किंतु उसने कुछ और ही कर दिया। वह झूठ बोलने की अपनी मजबूरी का विचार करने लगा कि उसने जो किया है वह गलत किया है। उसने सोचा कि वह भूत उठते ही बहुरिया की बड़ी माँ को बहुरिया द्वारा कहे गए संवाद का एक एक अक्षर बताएगा और पूरी सच्चाई बता देगा। आपकी बेटी इस समय बहुत कष्ट में, इसलिए आप विलंब न करके आज ही किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलवा लीजिए। यदि आपने उसे अभी नहीं बुलवाया तो हो सकता है वह कुछ अनर्थ कर बैठे, वह कहीं अपना जीवन ही समाप्त न कर दे। इस कष्ट सही भी तो किसके लिए? उसका अपना कोई भी नहीं। ये आपके आप पर बोझ न डालने की सहनशीलता अपनाकर अपनी भाभी के बच्चों के भोजन से बची जुटन खाकर मकान के एक कोने से बह लेने के लिए राजी। यह सब कुछ आपकी बेटी के कहलवाया है। विशेष है यहाँ समधिया हर गोविंद के मन की स्थिति का चित्रण किया है। भाषा सूक्ष्म भाषाओं को भली प्रकार व्यक्त करने में सक्षम है। वह प्रभावपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली मनोविश्लेषणात्मक, भावनात्मक एवं सह समरणात्मक है। अतः है जिसके अंदर भी बच्चों हमें एक गद्यांश दे रखा है कि आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला निष्पाप, औरतें डुबकी लगा रही, बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी। पास ही कोई न कोई बड़ा जंजमानों के कपड़ों लतों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादा दादा बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में अभी पूरा अंधेरा नहीं गिरा है, गो दूली बेला है। तो बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश ममता कालिया की दूसरा देवदास कहानी से उद्भूत है। लेखिका ने इसमें हर की पौड़ी का वर्णन किया है। शाम के आरती से पहले का समय, जहां पहले जब स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार आस्था और विश्वास की जगह है, जहां लोग अपनी बहुत आशाएं लेकर आते हैं। आरती से पहले स्नान करते हैं। सभी गंगा का निर्मल नीला पापों को हरने वाला जल कल कल की आवाज से बह रहा है। औरतें गंगा के पानी में डुबके लगा रही है। सुरक्षा हेतु तो तट पर कुंडों से बंजी जंजीरें उनके पकड़ रखी है। पास ही हर कोई पंडा अपने जजमानों के कपड़ों और सामानों की देखभाल कर रहा है, क्योंकि सभी जजमान स्नान में लगे हैं। हर पंडे के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। वे पुरुषों के माथे पर चंदन और औरतों के माथे पर सिंदूर का तिलक लगा देते हैं। कहीं कोई दादा दादी पोता पोती होने की खुशी में पूजा करने वाले पंडितों को पूजा के लिए अतिरिक्त राशि दे रहे हैं। कहीं कोई नई बहू के घर आने की खुशी में पूजन कर रहे हैं। कभी अधूरा अंधेरा चारों तरफ फैला नहीं था। गोधूली बेला अर्थात शाम और रात्रि के बीच का समय था। सूरज पूरी तरह डूबा हुआ नहीं था। विशेष की बात करें तो लेखिका ने आरती के पहले के दृश्य का सुदर्शन वर्णन किया है। भाषा सरल, सहज और चित्रात्मक शैली का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें पद्यांश दे रखा जिसकी हमें व्याख्या करनी है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलयर समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां बरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंडले उषा सवेरे भरती, लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जहां जमकर रजनी भरा तारा। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से संकलित कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। पंक्तियों में कार्नेलिया भारत के महिमा में सौंदर्य का गीत गाकर वर्णन कर रही है। कार्नेलिया गा रही है कि यहाँ पर मलयाचल पर्वत से प्रातःकाल की शीतल सुगंधित मंद हवा चल रही है, जो संपूर्ण भारतवर्ष को सहारा प्रदान करती है, जिससे ये पर्वत इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। ये आकाश में पक्षी अपने पंख फैलाकर भारत की ओर अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करते हुए, अर्थात ये देश अपना घर लगता है। यहाँ वर्षा में बादल बरसने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की
लोगों की आंखों में करुणा जल बरस रहा है। सागर की लहरों को भारत के किनारों से टकराने के बाद भी विश्राम मिलता है। प्रातःकाल में जब उषा का आगमन होता है तो वहां ऐसा लगता है मानो उसका सूर्य रूपी स्पर्श कलश में सुख की धारा बिखर गई। उस समय पूरी तरह जगाने के कारण तारे फीके चमक चमक से उगने लगते हैं। विशेष की बात करें इसमें भारत की सांस्कृतिक गरिमा, मानवीय करुणा, संवेदना एवं अतिथि प्राणीयता आदि का सशक्त व्यंजन है। अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिंबों की अधिकता है। संस्कृत भाषा में छायावादी गीत है। हो गया ब्याह आत्मीय व्यंजन, कोई कोई थे नहीं, न आमंत्रण न भेजा था, विवाह राग बर राहत न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मोन एक संगीत भरा, नव भारत के स्वर पर उतरा। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता सरोज समृति से लिया गया है। इसमें कवि अपने पुत्री के विवाह की यादों को लेकर प्रस्तुत कर रहा है। कवि को पुत्री के रूप में अपने पत्नी का स्वरूप दिखाई देता है क्योंकि उसकी पुत्री अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति है, अर्थात बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती है। कवि भाव विह्वल हो उठते हैं तथा कहते हैं कि पुत्री का विवाह संपन्न हो गया और उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। रात में दिन रात घर में दिन रात गाए जाने वाले वाक्य गीत भी नहीं गाए गए थे। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और उस मौन में ही एक संगीत लहरी भी थे जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक था। विवाह के संपन्न होने के बाद की स्थिति का वर्णन है। वाक्य सोस्टन का अनुपम प्रयोग है। अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 जिसके अंदर हमें 4 विषय दिए, किसी एक पर हमें 400 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है साहित्य समाज का दर्पण, बेरोजगारी समस्या और समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समय का दुरुपयोग। चलो पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर जो देखता है, अनुभव करता है, उसे अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसी समय साहित्य सर्जन समाज और देश का पथ प्रदर्शन है। साहित्य मानव के मस्तिष्क का भोजन है, उसकी वैचारिक चेतना के विकास का सूचक और भावों का आदर्श है। इस कारण मानव समाज में साहित्य का अत्यधिक महत्व है और यह मानव सभ्यता के विकास का सूचक भी है। साहित्य की परिभाषा और स्वरूप, चट्टानों ने साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी है। विद्वानों ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति यह कही गई है कि हितेन सहित सहितम सह व सहितम तस्य भाव साहित्यम, अर्थात जिसने हित का स्वभाव, लोक मंगल का भाव विद्यमान हो, जिसके द्वारा समाज का हित चिंतन व्यक्त हो, वह साहित्य कहलाता है। मानव बुद्धिजीवी प्राणी है जो श्रेष्ठ भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा अपना और समाज का हित चिंतन अच्छी तरह कर पाता है। समाज का संगठन भी मानव हित के लिए हुआ है। मानव द्वारा समाज का हित करने के लिए साहित्य की रचना की गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की यह परिभाषा दी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। आधुनिक काल में यह परिभाषा सर्वमान्य और इससे साहित्य का महत्व स्पष्ट हो जाता है। साहित्य की उपयोगिता, जैसा पहले बताया जा चुका है कि साहित्य रचना का उद्देश्य मानव समाज का हित चिंतन करना तथा उसकी चेतना का पोषण करना। इससे यह सिद्ध होता है कि साहित्य लोक संग्रह के कारण ही उपयोगी माना जाता है। बिना उद्देश्य उपयोगिता किसी वस्तु की रचना नहीं की जा सकती। बिना उपयोगिता को रचना साहित्य मात्र कूड़ा कचरा है जो ठंडी के ढेर में विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता साहित्य अमर बन जाती है। इसलिए साहित्य की कसौटी उपयोगिता ही है। साहित्य तथा समाज का संबंध, साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध है। समाज यदि आत्मा है तो साहित्य उसका शरीर। बिना समाज के साहित्य जीवित नहीं रह सकता और बिना साहित्य के समाज का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता। साहित्य का समाज का ही एक अंग है जिसकी दिशा समाज को ही होती है। उसे सामाजिक जीवन में ही अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यह तत्कालीन समाज के रीति रिवाज, धर्म, आचार व्यवहार, अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी कृति के लिए प्रेरणा ग्रहण करता है। साहित्य में उसी की अभिव्यक्ति रहती है। समाज